हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे हजारीबाग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये पेपर होगा आपका लर्निंग एंड टीचिंग का। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू पूछे गए ना, वो सारे एमसीक्यू आपको एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिंस यू नो इट, कि आपका 4 नवंबर को पेपर है। ठीक है, तो 4 नवंबर से पहले अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, अगर 2-3 दफा देख लेते हैं, 100% गारंटी देता हूं सवाल यहीं से आएंगे। और कुछ क्वेश्चन अगर मॉडिफाइड वर्जन में आते हैं तो उसे भी आप सॉल्व कर पाओगे। मैं क्वेश्चन को जब सॉल्व कराता हूं आपके साथ, जो एक्सप्लेन करता हूं, उसमें जो आपके ऑप्शन है ना, उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। इससे क्या होता है ना, कई दफा वहां से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत किसने की थी, उसमें 4 नाम दिए गए हैं। उसमें किलपैट्रिक का भी नाम है, उसमें स्कीनर का भी नाम है। तो जो अलग अलग नाम है, उस उन्होंने क्या क्या फील्ड में काम किया, वो भी आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। इससे आपको क्या फायदा होगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन को मॉडिफाइड पूछा जाए, थोड़ा इधर उधर करके पूछा जाए, तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की, काफी डरे हुए एग्जाम से पहले, उनके लिए एक छोटी सी सूचना है। बाकी जिनको आगे बढ़ना है वो 1 मिनट वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट के बाद रियल वीडियो स्टार्ट होगी। अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के विनोबा भावे के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मात्र 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। दूसरी बात, सजेशन 199 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। एमसीक्यू इसमें आपको मिल जाएगा। एमसीक्यू के अलावा इसमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपको अलग से दे दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से पढ़कर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। सीधा आप अपना नाम लिखेंगे, किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो लिखेंगे, और आपका जो मेथड पेपर है वो आप लिखकर व्हाट्सअप कर देंगे। आपको पेपर विद इन 5 और 10 मिनट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आफ्टर पेमेंट। वीडियो को अब आगे शुरू करते हैं और एकदम डिटेल में सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और ब्रेक अ लेग से शुरुआत करेंगे। आप लोगों को मैं ब्रेक अ लेग कहना चाहूँगा। इसका क्या मतलब है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ब्रेक अ लेग। और बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाए ऐसी उम्मीद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और अच्छी चीज़ों की शुरुआत हमेशा पहले क्वेश्चन से करते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। पहला सवाल, इन हाउ मेनी फेजेस कैन बी द टीचिंग टास्क बी डिवाइडेड। टीचिंग टास्क यानी कि शिक्षण कार्य को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसे जो है 3 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले तो इसका आंसर आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब कैसे इसे डिवाइड करते हैं और उसका नाम क्या क्या है वो बता दें। आप लोग प्लीज पेन पेपर लेकर बैठें तो आनंद आ जाएगा पढ़ने में। अब वो 3 चरण क्या है, एग्जाम में हो सकता है कि वो पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा चरण जो है शिक्षण कार्य का नहीं है। फंस जाओगे आप। 3 नाम आपको दे दिया जाएगा और एक रॉन्ग आंसर दे दिया जाएगा, और आपको रॉन्ग आंसर ही चूज करना होगा, वैसे में आप फंसोगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक्चुअली क्या है कि मेरा जो पेन टैब है जिससे मैं लिखता था वो पेन टैब खराब हो गया, अब वो चल नहीं रहा है। अब हाथ से लिख रहा हूं तो राइटिंग अगर थोड़ी इधर उधर होगी तो पार्डन मी फॉर दैट। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो प्री एक्टिव फेज है। पहला क्या है, प्री एक्टिव फेज। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, प्री एक्टिव फेज है। हाथ से लिख रहा हूं लिटरली स्क्रीन पे। एंड इसको हाँ, अब हिंदी वाले ना आप लोग लिख लेना, मैं अभी हिंदी का जो है यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत बड़ा टेक्स्ट हो जाएगा। पूर्व सक्रिय चरण कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा है इंटर एक्टिव फेज। ठीक है, इंटर एक्टिव फेज। और आखिरी वाला है पोस्ट एक्टिव फेज। आखिरी वाला क्या है, पोस्ट एक्टिव फेज। ये 3 चीज जो है हम लोग शिक्षण कार्य को 3 भागों में बांटते हैं, प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव और पोस्ट एक्टिव। अब पहला जो है आपका प्री एक्टिव, जिसमें जो है पाठ योजना लेसन प्लान बनाया जाता है। इंटर एक्टिव जहां पर शिक्षक और टीचर के बीच में डायलॉग होता है, बातचीत होती है, चर्चा होता है, डिस्कशन होता है। और पोस्ट में क्या होता है, जहां पर शिक्षण के बाद का चरण यानी कि इवोल्यूशन मूल्यांकन का काम किया जाता है। यानी कि जो आपने ऑब्जेक्टिव अपना सेट किया था, उद्देश्य जो अपना सेट किया था वो पूरा हुआ या नहीं, इसके बारे में जो है आखिरी फेज में बात की जाती है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। बताइए, अब इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछ लिया जाए आप आराम से इसका आंसर कर पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है विनोबा भावे में, विच एनिमल वॉज कैप्ट इन स्कीनर्स बॉक्स। ये तो फैक्चुअल सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। रैट इज द राइट आंसर। BF स्किनर इनका पूरा नाम था, स्किनर साहब का। और ये बिहेवियरिस्ट थे, याद रखिएगा। हो सकता है कि ये भी एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाए। बिहेवियरिस्ट थे ये, और इन्होंने जो है चूहे के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। व्यवहारवादी, हिंदी वाले भी रखिएगा याद, व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो है स्किनर बॉक्स का यूज किया, जिसमें चूहे को रखा और एक लीवर होता था। एक क्या होता था, लीवर होता था।
एक सेकेंड सॉरी, लीवर होता था और लीवर को जो है चूहा दबाता था, इससे जो है फूड पैलेट यानी उसे भोजन मिल जाता था, खाना मिल जाता था। इस प्रकार जो है चूहा इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहा और लीवर दबाने से उसे जो भोजन मिलता था, इस वजह से जो है वो इस प्रक्रिया को सीख जाता है। और इस पूरे चीज को जो है, इस पूरे प्रोसेस को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया। ठीक है, इसे क्या कहा गया? रिवॉर्ड के तौर पर उसे भोजन मिल रहा था, इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं कैट की, देखिए सवाल घूम फिर के आ सकता है, मैंने कहा ना आपको बार बार। तो कैट के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट करा था? थॉर्नडाइक साहब ने। किसने किया था? थॉर्नडाइक साहब के द्वारा जो है कैट के ऊपर थॉर्नडाइक साहब ने, रैट के ऊपर जो है स्किनर साहब ने किया था, और डॉग के ऊपर जो है पावलव ने किया था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैं नाम लिख दे रहा हूं, बाकी आप लोग समझ जाना, सवाल यहां से भी बन सकते हैं। और मंकी के ऊपर किसने किया था? इनसाइड जो है लर्निंग के बारे में। अब देखिए, आप आंसर नीचे कमेंट में लिखेंगे मंकी, और मंकी के ठीक बगल में आप लिख देंगे इनसाइड लर्निंग। मंकी के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया था वो आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, बेवजह टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द 3 पैरामीटर्स ऑफ गिलफोर्ड्स मॉडल? गिलफोर्ड मॉडल साहब ने जो है 3 पैरामीटर क्या दिए थे उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, इस मॉडल को आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, इन्होंने जो है कंटेंट दिया, ऑपरेशन दिया और प्रोडक्ट दिया। ठीक है, इन्होंने जो है इसके बारे में बात की थी। ठीक है, और इन्होंने टोटल जो है 150 प्रकार की जो है मेंटल एबिलिटी बताई थी। किसने? गिलफर्ड साहब ने 150 तरह की मेंटल जो है बताया था, जिसमें 5 क्या था? ऑपरेशन था, 6 प्रोडक्ट था और 5 कंटेंट था। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 150 ये बन जाता है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 5 आपका क्या है? ऑपरेशन था, 6 आपका क्या था? प्रोडक्ट था, और 5 क्या थे आपके? कंटेंट थे। तो गिलफोर्ड साहब के 3 पैरामीटर क्या क्या थे? तो पहला ऑप्शन जो आपका होगा वो क्या होगा? कंटेंट बिल्कुल था। कंटेंट कितना था बताइए आप लोग? 5। ऑपरेशन कितना था? ऑपरेशन आपका 5। ठीक है जी। और प्रोडक्ट कितना था? 6। अब तीनों को अगर आप आपस में प्रोडक्ट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 150। 6 पंचे 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 150, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी मैंने जब एमएड कर रहा था ना, तो एमएड में गिलफोर्ड साहब को भी थोड़ा पढ़ना होता था, तो वहां पे मैंने पढ़ा था डिटेल में, तो वहां पे बड़ा मजा आया था मुझे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, हु गेव द ट्रायल एंड एरर थ्योरी? सीधा फैक्चुअल सवाल है, थोड़े इसके बारे में भी जो है हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। थॉर्नडाइक साहब ने अभी जो है इसके ऊपर बात करी थी। मैंने अभी क्या कहा था? थॉर्नडाइक साहब ने किस जानवर के ऊपर में जो है एक्सपेरिमेंट किया था? कैट के ऊपर में। और कैट को जो है एक पजल बॉक्स में रख दिया गया था, और बाहर में सब कहानी की एक ही बात है कि सब में फूड रखा गया था। जानवर जो है फूड से अट्रैक्ट होते हैं, भूख हमें भी लगता है, इंसान भी अट्रैक्ट होता है। और बिल्ली ने बार बार अलग अलग तरह का जो है ट्रायल किया था। यहाँ पर क्या किया था? ट्रायल किया था। बिल्लू जो है स्क्रैचिंग कर रही थी, म्यूइंग कर रही थी, यानी कि वो आवाज म्यो म्यो कर रही थी, जंप कर रही थी, और गलती से उसने जो है लीवर दबा दिया। और गलती से जब लीवर दबा दिया तो बॉक्स खुल गया, और बॉक्स खुल गया तो फिर उसे पता चल गया कि भाई ये जो है वो अलग अलग एक्टिविटी करने के बाद जो उसे पता चला कि ये लीवर दबाने से, ये बटन दबाने से खुल जाता है। तो ये क्या था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 5वां सवाल देखिए क्या बोला गया है। हाँ, एक और बात, 1 मिनट में आपको कुछ और बातें बता देता हूं, हो सकता है कि यहां से सवाल आ जाए। स्किनर साहब ने जो है, देखिए थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया था? ट्रायल एंड एरर किया था। स्किनर ने क्या किया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग किया था। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की शुरुआत किसने की थी? स्किनर साहब ने। अब पावलव ने क्या किया था? पावलव ने क्या किया था? तो क्लासिकल कंडीशनिंग इनके द्वारा की गई थी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाथ से लिख पाना स्क्रीन पे इज टोटली चैलेंजिंग। आप लोग जो है लिखते जाना। गिलफोर्ड ने क्या किया था? तो गिलफोर्ड ने जो है इंटेलेक्ट मॉडल को स्ट्रक्चर दिया था। अभी तो मैंने आपको बताया ना, 5 गुना 6 गुना 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ मोटिवेशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का तरीका नहीं है? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट एंड इंटरेस्ट, रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज यानी कि दंड देना, फिर है विजडम एंड इंटेलिजेंट, और आखिरी ऑप्शन है कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि विजडम एंड इंटेलिजेंस, ये प्रेरणा यानी मोटिवेशन का तरीका नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अगर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक और बाह्य रूप से प्रेरित करना है तो उसे हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? मोटिवेशन किसे कहते हैं? जैसे आपने कोई वीडियो देख लिया, अब आपको भी जो है 1 करोड़ रुपया कमाना है, लेकिन वो मोटिवेशन थोड़े समय के लिए रहेगा। वो एक्सटर्नल आया है, वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। इंटरनल मोटिवेशन आएगा कि अगर आपके माँ पिताजी का तबीयत खराब है तो आप जो है हर हाल में पैसे कमाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है।
वो इंटरनल मोटिवेशन है। कॉन्सेप्ट और इंटरेस्ट जो है, इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट और इंटरेस्ट से इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। इससे जो है बच्चा क्या होगा, कॉन्सेप्ट सीखेगा, इंटरेस्ट सीखेगा, तो वो क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। अगर आप उसे इंटरेस्ट जगा दोगे तो बच्चा क्या ना पढ़ ले, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ लेगा वो। और रिवॉर्ड, ये तो आपने बचपन में खूब जो है, दवाई आप नहीं पीते थे तो पापा जो है आंख दिखाते थे लाल आंख, और आप डर के दवाई फटाफट खत्म कर देते थे, या फिर छड़ी के डर से आप खत्म कर देते थे, या छड़ी के डर से आप HW कर लेते थे। तो ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात होती थी। अब देखिए एक और है कंपटीशन एंड कॉपरेशन। देखिए आपने बचपन में जो है, पता नहीं आप अगर टीचर हैं, अगर ट्यूशन वगैरह दे रहे हैं या कोचिंग वगैरह दे रहे हैं, तो बच्चा ना गुड को काउंट करता है, वेरी गुड को काउंट करता है, या कितनी स्माइली उसे जो है मिली है, वो इन सारी चीज़ों को काउंट करता है। तो ये क्या है, एक तरह से कॉपरेशन है, मोटिवेशन है, ठीक है। तो कंपटीशन मिलने से, जैसे कि अगर दो भाई हैं, दो भाई अगर एक साथ पढ़ रहे हैं ना, तो फिर दोनों में ही कंपटीशन होता है कि कौन कितना परसेंट ला सकता है, कौन मैथ्स में ज़्यादा स्कोर कर सकता है, कौन साइंस में ज़्यादा स्कोर कर सकता है। तो ये जो है, ये भी क्या है, एक तरह से मोटिवेशन का तरीका है। लेकिन विजडम जो है, ये मोटिवेशन का तरीका नहीं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। छठे सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मेमोरी। स्मृति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अगर ध्यान से देखिएगा कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा LRRR, ठीक है, LRR, ठीक है। मूवी आपने RRR देखी ना, वहां से आप इसे याद कर सकते हैं। L जो है वो लर्निंग को इंडिकेट करेगा, R जो है वो किसको करेगा, रिटेंशन को। आपने कुछ सीखा उसे आप बरकरार रखते हो, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। तीसरा जो पॉइंट है वो है R का, ये है रिकॉल। आपको याद रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप किसी चीज को याद कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, वो लाइफ टाइम हो जाती है, भूल जाओगे आप उसे, ठीक है। अभी कितने बच्चे को AQ + BQ का फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा, नीचे कमेंट करके बताना जरा। AQ - BQ का फॉर्मूला कितने लोगों को पता होगा। बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूलाज है, क्योंकि आप इसे ट्रिगोनोमेट्री में कहीं कहीं ये यूज में आता है, क्लास 10th में या फिर 9th में आता है, अदरवाइज आप इसे भूल जाते हो, ठीक है। 11th 12th में भी कहीं कहीं पे ये काम में आता है। तो रिकॉल हो गया आपका, और आखिरी में क्या आएगा, रिकॉग्निशन, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेमोरी के क्या है, LRRR, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। हो सकता है कि ये सवाल आए तो आप आराम से जो है इसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है जी। 7वां सवाल देखिए, हु कंसिडर फॉरगेटिंग एज अ पैसिव मेंटल एक्टिविटी। भूलने को निष्क्रिय मानसिक क्रिया किसने माना, उस व्यक्ति का नाम बताइए। रॉस ने माना था। किसने माना था, रॉस ने। भूलने का मतलब है कि जो आपने पहले से चीजों को लर्न करा है, वो आप क्या कर रहे हो, भूल जा रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको रिपीट करना होगा, उसे रिकॉल करना होगा, तभी तो आप उसे ठीक रिटेंशन कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और नाम दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत जो है चर्चा कर लेते हैं। फ्रॉइड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, फ्रॉइड का स्पेलिंग FREUD, फ्रॉइड, ठीक है ना। फ्रॉइड ने भूलने को एक्टिव कहा था, ये जो है निष्क्रिय कहा था किसने, निष्क्रिय कहा था रॉस ने। और अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए सक्रिय किसने कहा था, तब वहां फंसोगे आप, वहां पे आपको फ्रॉइड मारना है, ठीक है। क्या मारना है, फ्रॉइड, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्रो एंड क्रो ने क्या बात करी थी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्रो एंड क्रो ने जो है लर्निंग फेल्योर कहा था। अगर आप किसी चीज को भूल जाते हो, उसे उन्होंने लर्निंग फेल्योर कहा था। किसने, क्रो एंड क्रो ने। तो देखिए ये फैक्चुअल सवाल है, यहाँ पे सवाल आएंगे तो आप आराम से इसका आंसर कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिहेवियरिस्ट डेफिनेशन ऑफ अ साइकोलॉजी वाज गिवन बाय होम, यानी कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दी। सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा आंसर हम लोग बढ़ेंगे, वाटसन साहब, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। व्यवहारिक यानी कि बिहेवियरिस्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या इन्होंने डायलॉग दिया था, तो देखिए साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ अ बिहेवियर। ये बात किसने कही थी, ये बात वाटसन ने कही थी। वाटसन ने क्या कहा था, ये कि बिहेवियर जो है वो साइंस ही है। आगे देखिए इनका जो है और जो चीज़ों पे मानना है उसको आप लोग जो है एक बार आराम से डिटेल में पढ़िएगा। फिलहाल जो आंसर होगा वो हो जाएगा वाटसन। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब बोला गया बुद्धि मापने का सही फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ IQ। इंटेलिजेंस क्वेश्चन इसे कहा जाता है। IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, और आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मान लो कि आप जो है बहुत तेज हो, अपने उम्र से बड़े हो गए हो। आपने 3 इडियट में वो देखा होगा बच्चे की कहानी, जो आमिर खान का छोटा बच्चा होता है, यानी आमिर खान जो है छोटे एज में जब होता है तो वो 6 में जो है क्लास 10th 11th की जो है मैथ्स को सॉल्व कर रहा होता। आपके घर के आसपास भी ऐसा जो है गिफ्टेड चाइल्ड होगा, तो वो क्या होगा, IQ उसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी।
यानी कि ये सीधा तरीका क्या होगा, आईक्यू का मेजर करने का तरीका है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और इसे मैं हिंदी वाले के लिए भी बता देता हूं, थोड़े हिंदी वाले बुरा ना मान जाए। देखिए ये हो जाएगा मेंटल एज यानी कि आपकी मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु। मैं लिख देता हूं मानसिक आयु, हाथ से लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं। और नीचे में आप लिखोगे वास्तविक आयु और इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है जी। ऑप्शन मेंटल एज अपन क्रॉनिकल एज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। मैं आपको बताऊं, जब मैं रीट का एग्जाम दे रहा था तो रीट के एग्जाम में ये 2-3 बार पूछा गया है, DSSB के PRT वाले एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है रिपीटेड सवाल, तो ये ध्यान में रखिएगा। जेटेट के एग्जाम में, झारखंड टेट के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भूलिएगा मत। पारा टीचर, जो झारखंड में पारा टीचर का आकलन परीक्षा हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था एक शिफ्ट में। आगे बढ़ेंगे 10वें सवाल की ओर। ट्रायल एंड एरर इज ऑल्सो कॉल्ड बाय विच नेम, मैंने अभी आपको पढ़ाया है ट्रायल एंड एरर को एक और नाम से क्या कहा जाता है, तो लर्निंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से इसे कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि थॉर्नडाइक साहब ने जो है इसके बारे में बात की थी। लर्निंग इंस्ट्रूमेंट जो है, लर्निंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यानी कि लर्निंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में किसने बात की, याद रखिएगा थॉर्नडाइक साहब ने इसके बारे में बात की। यानी कि कोई भी, जब कोई जीव यानी कि कोई भी एनिमल जो है कोई भी एक्टिविटी करता है तो रिजल्ट अगर वो अच्छा हो, फ्रूटफुल हो, आपके अकॉर्डिंग हो, तो आप उसे बार बार रिपीट करते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्रॉज इट कंटेंट फ्रॉम द स्टडीज कंडक्टेड ऑन, शैक्षिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन के अध्ययन से प्राप्त होती है, ठीक है, किन के अध्ययन से प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जब चिल्ड्रन जो है नॉर्मल कंडीशन में बढ़ेगा, सीधी सीधी बात है, चिल्ड्रन जब नॉर्मल कंडीशन में बढ़ेगा यानी कि आप उसे जितना ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें करा सकते हो तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। कहने का मतलब यह है कि बच्चे को अगर आप नॉर्मल स्कूल में भेजोगे, भले ही वो देख नहीं सक रहा है, वो ज़्यादा सीख पाएगा। अगर वो सुन नहीं पा रहा है फिर भी आप उसे नॉर्मल स्कूल में भेजिए, नॉर्मल कंडीशन में ही जो है नर्चर कर पाएगा बच्चा। तो ऑप्शन बी आपका सबसे सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इन द कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, अभिस्ता के सिद्धांत के अनुसार कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात की जा रही है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, यह सवाल पूछा गया कि इसका सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है जी। तो इसका सिद्धांत क्या कहता है, इसका सिद्धांत ये कहता है कि जो नेचुरल स्टिमुलस है वो अननेचुरल स्टिमुलस को फॉलो करेगा, यानी कि प्राकृतिक उद्दीपन अप्राकृतिक उद्दीपन के बाद आएगा। कहाँ है ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, नेचुरल स्टिमुलस फॉलोज द अननेचुरल स्टिमुलस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल देखिए क्या है, क्लिक इन द सोशियोग्राम इंडिकेट, सामाजिक चित्र में क्लिक का क्या अर्थ है, ठीक है, क्लिक का क्या अर्थ है इसके बारे में थोड़ा जो है आपको डिटेल से जानने की जरूरत है। देखिए जब आप म्यूचुअल रूप से इंक्लूसिव रहते हो, सब ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुप में जुड़े रहते हो, तो इसे कहा जाता है क्लिक। इसे जो है सोशल यानी कि सामाजिक सिनेरियो में इसे कहा जाता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जैसे क्लास में, ठीक है, क्लास में अगर आपसे पूछ लिया जाए बैगन कितने लोगों को पसंद है और कितने लोगों को पसंद नहीं है, तो ये चॉइस वगैरह जो है इसके बारे में किसने बात की थी, साइंटिस्ट ने, वो आपको मैं बता दूं तो वो मोरिनो ने जो है इसके ऊपर बात की थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, म्यूचुअल इंक्लूसिव सब ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स, ये बड़ा आसान सा सवाल है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में क्या होता है मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, आगे वाले सेमेस्टर में भी ये पूछा जाएगा। मान लो ये पिंटू है, पिंटू जो है देख नहीं सकता है, ये चिंटू है जो सुन नहीं सकता है, ये अमित है जो कि बहुत पढ़ने में तेज है, ये मान लेते हैं फातिमा है जो कि पढ़ने के साथ साथ डांस में भी बहुत तेज है ना, और एक राकेश है जो कि मैथ तो वो 10th तक का बना रहा है, क्लास 6 में है, कहने वाली बात है। और एक बच्चा जो है, मेरा ही नाम ले लो मिथुन, जो कि पढ़ने में बहुत ही जो है होशियार नहीं है। तो ये सारे बच्चे एक ही साथ एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं, यही तो इंक्लूसिव स्कूल है। मान लेते हैं हर किसी की जाति धर्म अलग अलग है, फिर भी एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं, सब एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जहां पे आप क्या करोगे, सिर्फ SC ST बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, ये तो गलत बात हो गई। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबल अमंग द नॉर्मल वन, ठीक है, कि आप जो है ऐसे बच्चों को भी पढ़ाओगे जो डिसेबल हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, ये भी सही बात है। एजुकेशन इन मल्टीग्रेड सिटिंग, देखिए ये गड़बड़ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी सही हो जाएगा, जहां पर आप
नॉर्मल बच्चे को, जो थोड़े से दिव्यांग बच्चे हैं, उनके साथ आप पढ़ाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? चिल्ड्रेन हुज मेंटल एज इज लोअर देन क्रॉनिकल एज आर कॉल्ड। अभी तो मैंने आपको बताया MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, यानी कि मानसिक स्थिति उसकी कमजोर है और वो बड़ा हो चुका है, लेकिन वो जितना बड़ा होना चाहिए उसका दिमाग वो बढ़ा नहीं, तो वो क्या होगा? गिफ्टेड, यानी कि वो बहुत तेज हो जाएगा क्या? नहीं, ये काट दीजिए। नॉर्मल भी नहीं होगा, नॉर्मल होता तो दोनों बराबर होता, 100 उसका IQ आता, नहीं आएगा। लर्निंग डिसेबल या फिर रिटार्डेड। देखिए अब यहां पर थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी। लर्निंग डिसेबल नहीं हो सकता, बच्चा थोड़ा कमजोर है, तो वो रिटार्डेड में आएगा। किस में आएगा? रिटार्डेड में। ऑप्शन डी आपका सही होगा। 16वें सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है? देखिए, इम्पोजिशन ऑफ वंस ऑन फीलिंग ऑन अदर्स इज डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड, यानी कि अपने भावों को किसी दूसरे पर आरोपित करने की रक्षा प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाती है? इसके बारे में बात करिए। ये प्रोजेक्शन कहलाता है। प्रोजेक्शन यानी कि ऐसा कि जैसे सपोज कर लो कि आपको पनीर पकौड़ा खाना है। अब आप क्या करोगे? बार बार अपने दोस्तों को बोल रहे हो पनीर पकौड़ा में बड़ा स्वाद आता है, और ये जो राम के पनीर पकौड़े बनते हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा, वो टेस्टी बनाता है। तो कहने का मतलब है कि तब एक दोस्त बोलेगा हाँ चलो चलो वहीं खा लेते हैं। तो ये आपने खाने की इच्छा आपको थी, लेकिन आपने दूसरे को क्या किया? प्रोजेक्ट कर दिया। तो इसका जो आंसर होगा कि आप अपने भावों को, जैसे लड़कियां ये खास करके करती है, मैं थोड़ा सा जेंडर बायस हो रहा हूँ यहाँ पे, लड़कियां खास करके करती है कि तुम्हारी जो इच्छा है कर लो। ये अगर लड़की ने बोला तो ये करना ही नहीं है आपको, ये रेड फ्लैग है। वो बोलते हो ना आप लोग इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कि रेड फ्लैग है, ये काम नहीं करना है आपको। तो ये क्या है? प्रोजेक्शन है। अब थोड़ा बहुत जो है सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। इंटरजेक्शन यानी कि दूसरे के विचारों एवं मूल्यों को स्वयं में जो है ऐड कर लेना। इंट्रोजेक्शन मतलब जैसे सपोज कर लो, विवेकानंद ने क्या कहा था कि लक्ष्य की जब तक प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। तो ये आप विवेकानंद के कथन को अपने जीवन में उतार रहे हो, इंट्रोजेक्शन कर रहे हो आप। अब क्या है? आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति से जो है आप अपने समानता लाने, रोल मॉडल, जैसे सपोज कर लो कि आप विराट कोहली की तरह जो है अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, वर्क एथिक आप उसकी तरह रखना चाहते हो, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। आगे देखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप क्या करते हो, जैसे कि ये आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, और मुझे लग रहा है कि हर किसी के घर में होता ही होता है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको रियल लाइफ से देता हूँ, गर्लफ्रेंड के घर में अगर माँ पिताजी ने उसे डांटा या किसी दोस्त से लड़ाई होगी, तो भाई उसका जो बॉयफ्रेंड है उसकी तो सामत आने वाली है। एक और एग्जांपल बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। अगर पिताजी का काम पे जो है दिन खराब गया, रफ डे गया, तो घर आकर के फिर वो किसी ना किसी बहाने से हमें पीट देते थे। ये रियलिटी है। तो ये है, बॉस की डांट अगर पड़ी है किसी व्यक्ति को और वो घर जाकर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार करता है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है कि आप क्या कर रहे हो? रक्षा, डिफेंस मैकेनिज्म पूछा जा रहा है, अपने भाव को दूसरे पर कर रहे हो, तो ऑप्शन सी प्रोजेक्शन कहा जाता है इसे। आगे देखिए 17वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक, जहां पर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो। ठीक है, क्या सोचते हो? आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम कमाल कमाल के आइडिया आप ला रहे हो। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सही जवाब हो सकता है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब आप अलग अलग ढंग से सोच पा रहे हो। ठीक है, फिर है इंपल्सिवनेस, ये तो गलत हो गया, ये रॉन्ग मेथड है। कंस्ट्रेंटिंग ऑफ थॉट, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या, पहले वो जान लीजिए। जैसे मैं पूछूं भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताएं, दिल्ली जो है किस देश की राजधानी है, इंडिया के बगल के नेबर कंट्री का नाम बताइए, तो ये आप रटे रटाए जवाब हैं जो कि तुरंत आप दे दोगे। आप अपने पिताजी का नाम बताइए, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, बट आपका दिमाग कन्वर्जेंट होकर तो सोचा। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में अगर मैं कहूं कि आपको ये लड़का कैसा लगता है, हो सकता है कि उस लड़के में कुछ बुराइयां हो, तो आप बोलोगे कि हाँ ये ठीक ठाक लगता है क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। तो कहने वाली बात है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभी मैंने आपसे सवाल पूछा ना कि भारत के PM कौन है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के PM कैसे आपको लगते हैं, किन्हीं को अच्छा किन्हीं को बुरा, तो वो डिस्क्राइब करके बताएगा, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 18वें सवाल की ओर। एटीट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन, रुझान जो है किस रूप में व्यक्त होते हैं। क्या बोला गया है? रुझान जो है किस रूप में व्यक्त होते हैं। तो देखिए बिलीफ बिल्कुल होता है, एटीट्यूड तो इसमें भी आता है, बिलीफ सिस्टम पे आता है, इमोशनल कंपोनेंट भी होता है और एक्शन भी होता है। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका सही जवाब होगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज वाले सवाल में ना 99% टाइम यही सही होता है, लेकिन कई कई दफा ये जो है थोड़ा डिफर भी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। मोटिव्स कैन बी, यानी कि प्रेरणाएं जो है किस प्रकार की होती है।
ध्यान में रखिएगा, ये सवाल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, व्यवहार से अनुमानित की जा सकती है, हिंदी वाले ध्यान में रखिएगा, यानी कि इन्फेयर टू द बिहेवियर, ये ध्यान में रखिएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, ऐसी मोटिवेशन या फिर ऐसा काम जो कि आपको दिखाई ना दे, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, लेकिन आपके बिहेवियर में ये झलकता है। अगर आप किसी से खफा हो तो आप बोलोगे नहीं कि खफा हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर खफा हो। वो एक गाना था ना, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, लेकिन खुद से यूं खफा खफा ना रहो। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, इफ अ स्टूडेंट आस्क अ रॉन्ग क्वेश्चन इन द क्लास, व्हाट विल यू डू? बच्चे ने सवाल गलत पूछ लिया, गलत प्रश्न पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो बच्चे को डांटोगे नहीं, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, आप बच्चे को डांटोगे नहीं, ठीक है। करेक्ट द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट, क्या करोगे आप? ऐसे सवाल को बोलोगे कि इस सवाल को ठीक करो, अलग बच्चे से आप पूछवाओगे नहीं। ये भी कर सकते हो, इससे क्या होगा ना, तो ये करने से क्या होगा, दूसरे बच्चे एक्टिवेट होंगे, ये हो सकता है। आगे देखिए, इंडिकेट द मिस्टेक बाय गिविंग एन एग्जांपल, यानी कि आप उसकी गलतियों को उजागर करोगे नहीं। जैसे देखिए, अगर आप माँ बाप बनेंगे, या कुछ लोग तो बन गए होंगे, तो एक बात का ध्यान रखना, बच्चे चोरी करते हैं बचपन में, याद रखना, जो चीज़ उन्हें पसंद आती है वो ले लेते हैं। आप उन्हें चोर मत बोलना कि तुम चोर हो, ऐसा मत बोलना। आप उससे पूछना कि ये पेन आपकी तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये पेन नहीं दी। तो आप उससे पूछना कि ये पेन है किसकी, तो वो बताएगा ये पेन रोहन की है। तो आपको कहना है कि बेटा, रोहन के पेन को आपने लाया, या बेटी, तो आप क्या करो, रोहन के माँ बाप गुस्सा कर रहे होंगे, या फिर रोहन को ये पेन की ज़रूरत होगी, तो आप उसे लौटा दो। ये पेन आपको पसंद है तो हम लोग मार्केट से दूसरा पेन आपके लिए ला देंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को टीच करने का, या फिर आपको बाद में पेन जो है हम लोग लाएंगे, तो ये सबसे बेहतर तरीका है। चोर मत कहें, बच्चे के दिमाग में आपने उसे ऑलरेडी चोर बना दिया, जबकि उसे चोर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो ये नहीं करना है आपको, ये अच्छी पेरेंटिंग की निशानी है। बाकी जिनको वो बुक चाहिए होगी, मैंने एक बुक पढ़ी है, वहीं से ये सब ज्ञान में झाड़ रहा हूँ। पेरेंटिंग के ऊपर एक बुक मैंने पढ़ी है, वो बुक बहुत कमाल की है। जिसको चाहिए होगा नीचे बुक लिख देना, मैं आपको बता दूंगा वो बुक का नाम क्या था, या लिंक दे दूंगा कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, या फिर आप जो उसे एफिलिएटेड मार्केट वाले में लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट में लगा दूंगा यहाँ पे यूट्यूब पे। अगला सवाल है, गलती करेगा तो आप क्या करोगे? करेक्ट करने की कोशिश करोगे कि अगले बच्चे से और क्लास में जो बच्चे हैं उनसे कि ये इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 21वें नंबर की ओर। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, कौन सा अधिगम लर्निंग के बारे में सही नहीं है? अधिगम विकास है, बिल्कुल बात सही है। लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ स्किल, यानी कि अधिगम कौशल का अधिग्रहण है, सही बात है। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि अधिगम व्यवहार का संशोधन है, ये भी बात सही है। अधिगम केवल ज्ञान का अधिग्रहण है, नहीं, ये ऑप्शन आपका डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, द वर्ड कंडीशनिंग इज, कंडीशनिंग वर्ड जो है, अभी आपको मैंने बताया था इसके बारे में। कंडीशनिंग वर्ड जो है, इसका जो संबंध है वो किससे है? कंडीशनिंग यानी कि जहां पे देखिए, कंडीशनिंग मतलब हो गया बिहेवियरिस्ट के बारे में बातचीत हो रही है, व्यवहारवाद के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है न्यूट्रल, या फिर आप उसे ऐसा समझ लो कि ये गुस्से के साथ भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, उत्तेजना के साथ, नेचुरल के साथ भी, इसे कृत्रिम रूप से भी जो है आप इसे ऐड कर सकते हो। जैसे कि पावलोव का कुत्ता आया था, तो पावलोव के कुत्ते ने घंटी को एसोसिएट कर लिया था, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है किसके बीच में आएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या होगा, आप स्टिमुलस से, उत्तेजना से जो है क्या करोगे, रिलेशन बना लोगे। घंटी के बजने से फूड आ गया, तो आपने घंटी के साथ अपना जो है रिलेशन बना लिया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, द स्टडी ऑफ लर्निंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, अधिगम का अध्ययन मनोविज्ञान के किस विद्यालय में सबसे अधिक संबंधित है, ठीक है। यह सवाल पूछा गया है। देखिए क्या बोला गया है कि अधिगम का अध्ययन मनोविज्ञान के किस विद्यालय में सबसे अधिक हुआ है, तो याद रखिएगा व्यवहारवादी, यानी कि ऑप्शन डी। आप बिहेवियरिस्ट में जो है सबसे ज्यादा बात की जाती है, आपके बिहेवियर में चेंज की बात की जाती है। लर्निंग क्या है, आपके व्यवहार में परिवर्तन ही तो लर्निंग है। अगला सवाल देखिए क्या है, कॉग्निटिव कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉग्निटो, इसका मतलब क्या होता है? सीधी सीधी बात है, सवाल हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये पूछ दिया जाए कॉग्निटिव का क्या मतलब है, तो आपको कॉग्निटिव किस वर्ड से आया है, तो लैटिन वर्ड से आया है, आप वहां से लिख सकते हो। तो फिलहाल पूछा गया है कि कॉग्निटिव का अर्थ क्या है। कॉग्निटिव का अर्थ मतलब होता है समझना। कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है? समझना या फिर ग्रहण करना, यानी कि एप्रीहेंड कहाँ है, ये रहा,
समझना और ग्रहण करना, यानी कि अंडरस्टैंड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आपको आगे बढ़ना था। आगे बढ़ेंगे 25वें सवाल की ओर। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये जो है इस बार के बीएड वाले एंट्रेंस में भी एग्जाम में आया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था। बिल्कुल जहां पे गार्डनर दिखे वहीं पे बटन दबाएं। सीटेट का ये सबसे प्यारा सवाल है। सीटेट में ये बार बार रिपीट होता है। हार्वर्ड गार्डनर जो ने इसके ऊपर बात की थी कि कोई बच्चा अगर मैथ में ठीक नहीं तो हो सकता है कि वो म्यूजिक में बहुत अच्छा उसकी जो है समझ हो सकता है कि वो जो है हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छे से कर सकता है, बहुत अच्छा एथलीट हो सकता है, बहुत अच्छा लिंग्विस्टिक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसकी जो है बॉडी बहुत अच्छे से चलती हो। कहने वाली बात है कि वो दूसरे के भावनाओं को समझ सकता है। तो इंटेलिजेंस अलग अलग तरह से होती है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ अ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रोजेक्टिव तकनीक है। अब यहां से देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा। अलग अलग जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट आपका किया जाए, पर्सनैलिटी जो है मेजरमेंट आपका किया जाए। तो देखिए एक टेस्ट है TAT यानी कि थीमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट, ठीक है, एप्रीप्रेशन टेस्ट थीमेटिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है टेस्ट मुरे के द्वारा 1935 में किया गया था। मुरे और मॉर्गन दो व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया कि अस्पष्ट चित्र दिखाए लोगों को और कहा कि इस पर एक कहानी बनाकर आप बताओ। और जिन्होंने जो है अपने इच्छा के अनुसार, अपने डर के अनुसार, मोटिव के अनुसार जो है कहानी बनाई, उसके हिसाब से जो है इनको रेटिंग स्केल से, ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू लेकर के ये जो है तैयार किया गया। तो डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िए। विच टाइप ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, यानी किस प्रकार का अधिगम, सोच, तर्क, बुद्धि जैसी मानसिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता रखता है। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग में, कॉन्सेप्ट में जो है आपको सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तभी आप जो है चीज़ों को सीख पाओगे। वर्बल लर्निंग भी होनी चाहिए, इसके अलावा कॉन्सेप्ट लर्निंग भी होनी चाहिए, इसके अलावा मोटर लर्निंग भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग भी होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या सही और क्या गलत है। 28वां सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल है। सवाल पूछ भी दिया गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन किसके द्वारा खोजा गया है। तो देखिए शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि पावलोव साहब ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कहा ना कि ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। 29वां सवाल, अकॉर्डिंग टू द अब्राहम मैस्लो द हाईएस्ट नीड ऑफ हायरार्की इज। देखिए अब्राहम मैस्लो ने ये ऐसे एक पिरामिड बनाया था नीड वांट वाले के ऊपर। तो इसमें बोला गया कि सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है। तो देखिए सबसे ऊपर में आपको होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आपको पता चल जाए कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये सबसे ऊपर में आता है। सबसे नीचे में फूड चाहता है लोग, फिर सिक्योरिटी आता है, लव चाहता है, प्यार चाहता है इंसान। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में सवाल आ सकता है। सबसे पहले जो है साइकोलॉजिकल नीड्स होती है सबसे नीचे में, या जहाँ पे फूड, वाटर, नींद और शेल्टर वगैरह यानी कि घर वगैरह की जरूरत होती है। दूसरे में आता है सेफ्टी नीड, यानी कि नौकरी उसे चाहिए, जीवन चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए कि वो मर ना जाए। तीसरे में वो लव या फिर बॉन्ड की बात करता है, जहाँ पर उसके दोस्त हो, परिवार हो, वाइफ हो, बच्चे हो, पति हो, इस तरह की चीज़ें वो चाहता है। और आखिरी में फिर वो जो है सम्मान, प्रतिष्ठा चाहता है। और फिर आखिरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि अपनी क्षमता को पहचानने की कोशिश वो करता है। 30वां सवाल है, विच इज करेक्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि संरचनावादी दृष्टिकोण से अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, देख लेते हैं इसे। अगर आप ध्यान से देखोगे सारे ऑप्शन को तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ये क्या होता है, हमेशा याद रखिए, जब आप सीटेट में भी जाओगे ना तो वहां पे जहां पे आपको दिखेगा एक्टिव, रियल लाइफ, ठीक है, रियल लाइफ, तो वो सब आप सही करना। लर्निंग बाय डूइंग, ये सबसे अच्छे तरीके होते हैं जहां से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। रिपीटेड, बार बार दोहराना कभी भी सही हो सकता है क्या? रिकॉल करना, रटने वाली बात कभी भी सही हो सकती है क्या? मेमोराइजेशन यानी कि रटने की प्रवृत्ति, ये सब सही हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़िए 31वें सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम सब्जेक्ट फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रमुख विषय क्षेत्र नहीं है? नॉट वाले शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। 31, क्वेश्चन नंबर 31, अलर्ट मोड में आइए और देखिए सारे ऑप्शन को। विकास और वृद्धि, ठीक है, ये तो आएगा। अधिगम की संकल्पना आएगा। व्यक्तित्व की संकल्पना और मापन और मूल्यांकन है यहाँ पर। तो देखिए आप जब
बात कर रहे हो किसकी? एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात कर रहे हो। वहाँ पे डेवलपमेंट की बात होगी, कॉन्सेप्ट की बात होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी की बात होगी, लेकिन मेजरमेंट और एवोल्यूशन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या आएगा? ये जो चीज़ें बताई, पर्सनैलिटी आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन मापन और मूल्यांकन नहीं आएगा। 32 अकॉर्डिंग टू द ब्रूनर साहब की बात हो रही है। हाउ मेनी स्टेज डज कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैव? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने प्रकार होते हैं? ब्रूनर साहब के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज। पहला होता है इनएक्टिव स्टेज, यानी कि वो क्या होगा? क्रियात्मक चरण होगा, यानी कि वो एक्टिवेट होगा यहाँ पर। ये लगभग 1 साल तक, बचपन से जो बच्चा पैदा होता है 1 साल तक ये चलता है। फिर है आइकॉनिक, यानी कि यहाँ पर जो है वो चित्रों को देखकर सीखता है, यानी कि क्लास 1 साल से 6 साल तक की एज ग्रुप की बात की जा रही है। और तीसरा जो होगा, ऊपर में लिख दे रहा हूं मैं, तीसरा जो स्टेज होगा वो होगा सिंबॉलिक स्टेज, जहां पर 7 साल के बाद, बच्चा जब 7 साल से अधिक का हो जाता है तब ये शुरू होता है, जिसे बोलते हैं सिंबॉलिक टेस्ट, यानी कि प्रतीकात्मक चरण। चलिए आगे बढ़ेंगे 33 की ओर। हु गेव द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? सीधा फैक्चुअल सवाल है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। पावलोव साहब ने कुत्ते के ऊपर बात की थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन इज? प्रेरणा का प्रथम घटक क्या है? ठीक है, प्रेरणा का प्रथम घटक क्या है? देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने जो हायरार्की वाली बात बताई थी, इसमें ये आपको बताया था ना कि कौन कौन कहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले नीड चाहिए, आवश्यकता चाहिए, खाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, द फर्स्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज स्ट्रक्चर कौन से साल में जो है इंटेलिजेंस IQ टेस्ट बनाया गया सबसे पहले? ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे। 1904 में अल्फ्रेड बिने के द्वारा, बिने साहब के द्वारा जो है सबसे पहला टेस्ट तैयार किया गया था। ठीक है, 2 नाम है, एक और याद रखिएगा। बिने के साथ साथ इनमें जो है इनके सहयोगी भी थे, साइमन। ठीक है, साइमन और बिने के द्वारा जो है 1904 में ये सफल परीक्षण IQ टेस्ट का किया गया था, इंटेलिजेंट टेस्ट का किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वर प्रोफाउंडेड बाय? यानी कि अधिगम के 3 मुख्य सिद्धांत किसने दिए? थॉर्नडाइक साहब ने दिया। थॉर्नडाइक साहब ने क्या कहा? लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि बच्चा पढ़ने के लिए कितना तत्पर है, कार्य करने के लिए कितना तत्पर है। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास का सिद्धांत। आप सीखने के लिए तैयार हो, लेकिन पढ़ो, उसको करोगे तभी तो आप सीख पाओगे, मैथ्स बनाओगे तभी तो आप सीख पाओगे। तो ऑप्शन ये दूसरा ऑप्शन था इसका। तीसरा जो है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट, फल का प्रभाव। लॉ ऑफ इफेक्ट, फल का प्रभाव, यानी कि जो है जैसे मान लेते हैं कि कुछ आपने जो है घंटी बजाई और खाना मिल गया आपको, तो आप बार बार घंटी बजाने की कोशिश करोगे जब जब आपको भूख लगेगी। तो अधिगम के 3 सिद्धांत को थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 37वां, क्रिएटिविटी का क्या मतलब है? क्रिएटिविटी का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभी तो बताया मैंने आपको पीछे में। कन्वर्जेंट थिंकिंग, जहाँ पे आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर मैं बोल दूं कि आपको शरीफा जो है अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, आप इसके बारे में जो है अलग अलग अपनी राय दे सकते हैं। आगे बढ़िए 38 की ओर। लर्निंग क्या है? लर्निंग जो है वो क्या है? तो लर्निंग क्या है? पॉजिटिव जो है क्या है? आउटकम है। हमेशा जो है आप कुछ सीखोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ दीज आर नॉट रिलेटेड टू द फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? फ्रॉइड ने जो है व्यक्तिगत सिद्धांत दिए थे, इसमें से कौन सा वो संबंधित नहीं है? देखिए, फ्रॉइड ने ईद की बात की थी, ईगो की बात की थी और सुपर ईगो की बात की थी। देखिए, आप लोग बोलते हो ना ईगो में आ गए हो क्या, दुनिया ईगो पे ही चल रही है, अदरवाइज हम लोग मर जाते। ईद का मतलब होता है कि वो बहुत डेविल मतलब शैतान बन जाना। सुपर ईगो मतलब संत बन जाना। आप बताओ, शैतान बन के धरती पे नहीं जी सकते हो, सुपर ईगो यानी कि बहुत संत बनकर भी आप नहीं जी सकते हो। तो ईगो क्या है? दोनों का कॉम्बाइन है। ठीक है, यहाँ पे आप लॉजिकल से चीज़ों को सोचते हो। तो ये तीनों की बात किसने की थी? फ्रॉइड ने की थी। तो ईद, ईगो, सुपर ईगो तो सही है, लेकिन उन्होंने मॉडेस्टी की बात नहीं की थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए 40वें सवाल की ओर। 40वां सवाल देखिए क्या है आपके सामने। थोड़ा सा गला खराब हो गया मेरा। विच ऑफ दिस इज द क्लोजेस्ट टू द मेमोरी? यानी कि निम्नलिखित में से कौन स्मृति के सबसे निकट है? ठीक है, सबसे पहले देखिए स्मृति के कितने चरण होते हैं वो ध्यान में रखिए। पहला होता है लर्निंग। पहला क्या होता है? लर्निंग। दूसरा क्या होगा? रिटेंशन, यानी कि संग्रह करना, अभी मैंने आपको बताया भी था। फिर तीसरा क्या होगा? रिकॉल करना। फिर आखिरी में क्या होगा? रिकॉग्निशन, यानी कि पहचानना। अगर आप इन चारों चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे निकट कौन होगा? रिकलेक्शन, यानी कि पुनः स्मृति कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ? मनोविज्ञान किसका विज्ञान है?
व्यवहार का विज्ञान है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर थर्ड। इस सब सवाल को तो आप ऐसे ही चुटकियों में बजा के बना दोगे। अगला सवाल है, क्रिएटिविटी इज द काउंटर पार्ट, यानी कि सृजनात्मकता किसके समकक्ष होती है? किसके समकक्ष होती है? तो बुद्धि के समकक्ष होती है। इंटेलिजेंस इसका सही जवाब हो जाएगा। टू फैक्टर थ्योरी वाज डेवलप्ड इन, टू फैक्टर थ्योरी जो है किसने दी थी? सबसे पहले तो ये सवाल आ सकता है इस बार। तो देखिए 1904 में कहा गया, 1904 ऑप्शन नंबर 4। 1904 में जो है टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बात की गई। किसने? स्पीयरमैन ने इसके बारे में बात किया था। स्पीयरमैन लिख देता हूं, ठीक है। स्पीयरमैन ने जो है इसके बारे में बात की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय, अभी तो पढ़ाया मैंने लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में। किसने बात की थी? थॉर्नडाइक साहब, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट मैंने अभी तो बातें इसके बारे में बताई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। लर्निंग इज अ बिहेवियर विच कम्स बाय, यानी कि व्यवहार जो है अधिगम है, वह अधिगम है जो कहां से आता है? बार बार अभ्यास करके, उत्तराधिकार से, प्रारंभ से या प्रयास से? तो देखिए ये अभ्यास से आता है, प्रैक्टिस करने से जो है आप लर्निंग को सीखते हो, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बिगन्स एट व्हाट स्टेज, यानी कि सृजनात्मकता चिंतन का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? बाल्यावस्था कहाँ है? चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जब बच्चा जो है कल्पनाशील होता है, इमेजिनेटिव होता है, यहाँ पे नई चीजों को वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसके अंदर आएगी, ठीक है। वो लॉजिकल जो है चीजें ज्यादा करना शुरू करेगा। आगे बढ़िए 47वें सवाल की ओर। क्या है सवाल? इन इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज नॉट अ कंपोनेंट, भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है का कौन सा घटक नहीं है? तो देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इसका, एक सेकेंड, कौन सा ऑप्शन? सेल्फ एनालिसिस का, हाँ ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। आत्मविश्लेषण जो है भावात्मक यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं करता है, नॉट बोला गया, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए 48 की ओर। पर्सनालिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ, पर्सनालिटी यानी कि आपकी पर्सनालिटी किससे बनती है? जब आप देखिए आपकी पर्सनालिटी बनेगी, आपके पिताजी कैसे थे, हेरिडिटी, आपकी माँ कैसी थी, इसके अलावा आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो। चोरों के साथ रहोगे चोर बनोगे, टीचर के साथ रहोगे तो अच्छी ज्ञान की बात आएगी, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? 2 होगा। याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई सिंबॉलिक है, जरूरी नहीं कि ये मल्टीप्लाई ही हो, लेकिन इसे सिंबॉलिकली दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस यूजेस एसोसिएटिव थिंकिंग, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि सहयोगात्मक चिंतन का उपयोग करती है? ठीक है जी, देख लेते हैं क्या है सब ऑप्शन। पहला है एकेडमिक इंटेलिजेंस, इमोशनल, स्पिरिचुअल या फिर नॉमरिकल। बात की जा रही है कि कौन सा जो है सहयोग, एसोसिएटिव थिंकिंग की बात हो रही है। तो जब भी एसोसिएटिव थिंकिंग की बात होगी तो ध्यान में रखिएगा एसोसिएटिव थिंकिंग कहाँ चला जाएगा? अध्यात्म में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की ओर चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन, शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध किस पर आधारित है? ठीक है, किस पर आधारित है? तो ये इंटरडिसिप्लिन है, इंटरडिपेंडेंस यानी कि एक दूसरे पे परस्पर निर्भर रखता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंजेंस ऑफ रिइंफोर्समेंट, हु सेड दिस, अध्यापन जो है सुदृढ़ीकरण की संभावनाओं की व्यवस्था है, यह बात किसने कही थी? ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो याद रखिएगा ये बात स्किनर साहब के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलिए कुछ और फैक्चुअल सवाल देख लेते हैं। टीचिंग इज द गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, अध्यापन एक लक्ष्य निर्देशित क्रिया है, ये बात किसने कही थी? तो देखिए क्लार्क ने ये बात कही थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। टीचिंग इज कॉल्ड ट्रेनिंग आल्सो, यानी कि अध्यापन को प्रशिक्षण भी कहा जाता है, ये बात किसने कही थी? ठीक है, अध्यापन को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी कहा जाता है, ये बात किसके द्वारा कही गई थी? देखिए सॉरी, ये बात जो है मन के द्वारा कही गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। काफी लंबा ये वीडियो हो चुका है। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है प्लीज जय हिंद नीचे कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने पूरी देखी। फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।